नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बूढ़े पिता का संघर्ष। राम मनोहर जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। अपने इकलौते बेटे धीरज को फ़ोन लगा के बोले, हेलो धीरज बेटा, कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फ़ोन ही नहीं उठाते। पिताजी, आपको कितनी बार कहा है कि आपके फ़ोन का जवाब देने के अतिरिक्त मेरे पास बहुत काम है। धीरज ने चिढ़कर कहा तो राम मनोहर जी बोले, बेटा वो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। इस घर में मैं अकेला हूँ। यहाँ मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है और मेरे घुटने का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब और सहन नहीं होता बेटा। तुम कुछ दिन निकाल कर मेरे पास आ जाओ और मेरे घुटने का इलाज करवा दो। पिताजी, इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आप खुद जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। बेटे की बात सुनकर राम मनोहर जी हैरान रह गए और वह गुस्से में बोले, फालतू के काम? डॉक्टर के पास ले जाना, बीमार पिता का इलाज करवाना, क्या तुम्हें फालतू के काम लग रहे हैं? धीरज बेटा, शायद तुम भूल रहे हो। बेटा, जब तुम्हें एक छींक भी आ जाती थी तो मैं सारे गांव के वैद्य इकट्ठे कर देता था, यहाँ तक कि अपने स्कूल की छुट्टी तक कर देता था। तुम्हारी माँ तो नहीं थी, फिर भी मैंने माँ बाप दोनों का रिश्ता निभाया, तुझे अच्छा खिलाया और अच्छा रहने को दिया। मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया, तुम्हें भली भांति पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हें कोई कमी नहीं आने दी। तेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर जितना मुझसे बना मैंने किया। तुझे इस लायक बनाने के लिए मैंने अपना मकान तक बेच दिया। खुद किराए के मकान में रहा, लेकिन तुझे आज तक एहसास नहीं होने दिया। तू आज इतना बड़ा हो गया है कि अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाना तुझे फालतू का काम लग रहा है। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दौलत के चकाचौंध में डूबे धीरज गुस्से से अचानक ज्वालामुखी के लावे की तरह फूटने को तैयार हो गया। क्रोध में इतना तिलमिला उठा और बोला, अगर अपने बेटे के लिए मकान बेचा तो कौन सा एहसान किया है। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब करते हैं ना। आपने कौन सा तीर मार लिया। ठीक है, जब एहसान की बात हो ही रही है तो आज इसको चुकाने का समय भी आ गया है। आज तक आपने जितने भी एहसान मेरे लिए किए हैं वो सब का अभी हिसाब किताब कर देता हूँ। जितना खर्च आपने आज तक मुझ में किया है उसकी रकम अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ। आज से आपका और मेरा हिसाब क्लियर। ऐसा कहते हुए धीरज ने फ़ोन को पटक कर रख दिया। बेटे के मुंह से ऐसी कड़वी और बेशर्मी भरी बातें सुनकर राम मनोहर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सांसें फूलने लगी, वो हाँफने लगे। आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि उनकी नज़र अपनी स्वर्गवासी पत्नी शांति जी की तस्वीर पर पड़ी और वो शांत होकर अपने आंसू पोंछकर पत्नी की अंतिम समय के उस वाक्य को याद करने लगे जो उनकी पत्नी ने अपने आखिरी समय में बोला था, देखो जी, आप मुझसे वादा करो, आप अपनी आंखों में कभी आंसू नहीं लाओगे। राम मनोहर जी चेहरे पर फीकी हंसी लाकर अपनी पत्नी को बोले, शांति, मैं रो नहीं रहा हूँ, वो तो मेरी आंख में कचरा गया है, इसीलिए आंखों से पानी आ रहा है। तुम जहाँ भी हो खुश रहना, मैं भी खुश हूँ और बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। राम मनोहर जी आजमगढ़ के एक स्कूल में जाने माने प्रतिष्ठित और अनुभवी शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव को झेलते हुए और कठिनाइयों से जूझते हुए बड़ी ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनके शिष्य समाज के एक प्रतिष्ठित नागरिक बने और इज्जत की ज़िंदगी जी सके। लेकिन वो कहते हैं ना
कि सबको प्रकाशित करने वाला दिया खुद प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही कहावत राम मनोहर जी पर लागू होती थी। वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। राम मनोहर जी का इकलौता बेटा धीरज था। उनकी पत्नी शांति जी का निधन प्रसव पीड़ा के दौरान ही हो गया था। बेटे धीरज के जन्म के साथ ही उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। गांव समाज के लोगों ने उनके बेटे धीरज को अपशकुनी बताया, जो कि अपने जन्म के साथ ही अपनी मां को खा गया। पत्नी के जाने का दुख तो राम मनोहर जी को बहुत हुआ था, लेकिन समाज की बातों को नकारते हुए अपने बेटे का बड़े खुले दिल से स्वागत किया। गांव में रहते हुए शिक्षा दीक्षा के साथ अपने पूर्व पुत्र धीरज का अपनी मां की ममता, आत्मीयता और पिता के कर्तव्य परायणता के साथ पालन पोषण किया। घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी वह अपने बेटे के प्रति वशीभूत होकर बड़े आराम से कर दिया करते थे। अपने हाथ से बना खाना एक एक निवाला बड़े प्रेम के साथ अपने बेटे को खिलाया करते थे। पौष्टिक खाने से लेकर रात की लोरियां सुनाने तक सारे काम वे खुद किया करते थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी कराने की पूरी कोशिश की, उनको लाख मनाने की कोशिश की लेकिन राम मनोहर जी ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि दूसरी पत्नी जो उन्हें तो पति के रूप में स्वीकार कर लेगी, परंतु उनके बेटे को अपना बेटा समझकर कभी प्यार नहीं करेगी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने जीवन का अकेलापन भी स्वीकार कर लिया, परंतु धीरज को कभी अपनी मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मनोहर जी के प्रयत्नों से धीरज अपनी पढ़ाई के ऊंचे मुकाम को हासिल करने लगा और अपने जिले का सबसे अव्वल दर्जे का छात्र बन गया। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में धीरज ने 98.5% से उत्तीर्ण की। राम मनोहर जी तो जैसे जीवन के उस खुशी के पल को समेटे ना समेट पा रहे थे। खुशी के कारण उनकी आंखों में चमक आ गई। अब बारी थी दूसरे पड़ाव की, जिसके लिए राम मनोहर जी ने अपने जीवन का सब कुछ समर्पित कर दिया था और धीरज का एडमिशन दिल्ली के एक बहुत अच्छे और बड़े शिक्षण संस्थान में करा दिया। ढलती उम्र की निराशा और जीवन के गहरे सन्नाटे के बावजूद उनका बेटा समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ साथ ही धीरज की भेंट एक लड़की माया से हुई, जो उसी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत कब दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल गई, उन दोनों को भी पता नहीं चला। इसके बाद धीरज ने तय किया कि नौकरी लगते ही अपने पिता को माया के बारे में बता देंगे। बहुत ही जल्दी देश की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी में उसे बढ़िया सैलरी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इस खुशी के साथ जब वह अपने पिता के पास पहुंचा, तो उसके पिता हर बार की तरह उसके लिए अपनी पलकें बिछाए बैठे थे। अब तक उसके दिल में दुनिया की चकाचौंध ने दस्तक दे दी थी। अब पैसा उसके लिए बहुत बड़ी चीज बन गया था, जिसके सामने पिता का प्यार, उनका समर्पण और त्याग छोटा पड़ने लगा था। लेकिन अभी कुछ बची कुची संवेदनाएं थीं जो वह अपने पिता के साथ बांटना चाहता था, और लगे हाथ ही उसने सोचा कि पिताजी को माया के बारे में भी बताने का यही उचित समय है। जैसे ही उसने अपने पिता को यह बात बताई, तो उनके जीवन में खुशियां हिलोरे लेने लगी, मानो उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। अब वे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद ही धीरज ने माया को अपने पिता से मिलवाया। माया से मिलने के पश्चात राम मनोहर जी उसके आचरण और व्यवहार से काफ़ी प्रभावित हुए। उसके विचार, बातचीत का ढंग और सलीका उनको बेहद पसंद आया। उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। बहुत ही जल्दी दिल्ली में धीरज ने अपने पिताजी और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की उपस्थिति में माया के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद काम के सिलसिले में मुंबई चला गया। लेकिन धीरज मुंबई जाकर वहीं का होकर रह गया। अपनी पत्नी माया के साथ मुंबई में ही सेटल हो गया।
परंतु दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव में राम मनोहर जी का अकेलापन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। पहले तो धीरज तीसरे चौथे दिन बाद फ़ोन कर लेता था, लेकिन अब कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी फ़ोन की एक घंटी सुनने के लिए मनोहर जी के कान तरस गए हैं। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बेटा बहू के कारण बदल गया, लेकिन यहाँ उल्टा था। उनकी बहू माया रोज़ शाम को उनको फ़ोन लगा के उनका हाल चाल पूछ लेती थी। अपनी बहू माया के मुँह से प्रेम के दो बोल सुनकर मनोहर जी का अकेलापन कुछ कम हो जाता था, परंतु अपने बेटे के व्यवहार से वे परेशान रह जाते थे। हम माया भी अपने पति धीरज से इसी बात को लेकर झगड़ा करती थी कि वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि जन्म देने वाले पिता के लिए भी समय नहीं है, परंतु उस पर तो पैसे कमाने का भूत सवार था। पत्नी की बात सुनकर भी वह अनसुना कर देता था। अपनी अध्यापक की नौकरी से तो मनोहर जी रिटायर हो चुके थे। अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने मकान को भी अपने बेटे पर लगा चुके थे। घुटनों का दर्द और अकेलापन दिन बीतने के साथ बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण उन्होंने आज अपने बेटे को फ़ोन लगाया था। परंतु दूसरी ओर से जो जवाब धीरज ने दिया था, वह सुनकर उनका दिल दहल गया था। वे सोचने लगे कि आधुनिकता की दलदल में फंसता उनका मूर्ख बेटा ये तक नहीं समझ पाया कि ये एहसास नहीं था बल्कि प्यार, ये एहसान नहीं था बल्कि प्यार और अपनापन था उसके पिता का। वे जानते थे कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी के बुद्धिजीवी मानसिकता ने उनके बेटे का विवेक छीन लिया है। उनकी बहू माया उनके अकेलेपन की व्यथा को भली भांति समझती थी, परंतु अपने पति के व्यवहार के आगे लाचार थी। इसी दौरान माया और धीरज के घर मनोहर जी की नई पीढ़ी ने दस्तक दी और धीरज का घर नन्हे मुन्ने किलकारी ने जन्म लिया। पोता होने की खबर सुनकर मनोहर जी खुद को रोक नहीं पाए और अगले दिन अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपने पोते से मिलकर उनको इतनी खुशी हुई मानो उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा आज मिल गया हो। तभी तो कहा जाता है कि मूलधन से कई गुना ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। अपने पोते को गोद में उठाकर उन्हें ऐसा लगा कि मानो वक्त 30 साल पीछे चला गया हो और उनका बेटा धीरज उनकी गोद में हो। नवजात के नामकरण का अधिकार माया ने मनोहर जी को दिया। दादाजी ने उसका नाम रोहित रखा। उसके प्यारे से चेहरे को देखकर उनके मन में वात्सल्य उमड़ आया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब माया ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि कई सालों के बाद उसने अपने ससुर जी को इतना खुश देखा था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अब उसने ठान लिया था कि वह उनके चेहरे की मुस्कान को फीका नहीं पड़ने देगी और उन्हें अपने पोते से कहीं दूर नहीं जाने देगी। करीब एक सप्ताह बाद अपने बेटे के घर गुजारने के बाद मनोहर जी ने वापस जाने का सोचा तो माया ने अपने पति धीरज से कहा, एक बात कहूँ, काफ़ी समय बाद मैंने पिताजी को हंसते और मुस्कुराते हुए देखा है। उनके पोते को पाकर उनके चेहरे में अलग ही रौनक आ गई है। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर अलग ही नज़र आ रही है। मैं चाहती हूँ उनकी ये मुस्कान ऐसी ही बनी रहे, उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट ऐसी ही बनी रहे। अब से ये हमारे साथ ही रहे तो कैसा रहेगा। माया ने यह बात इतने प्यार और विनम्रता से कहा कि धीरज मना ही नहीं कर पाया। अब राम मनोहर जी अपने बेटे के घर मुंबई में ही रहने लगे। अपने पोते रोहित का साथ पाकर उनकी ज़िंदगी के मानो नए मायने मिल गए। साथ ही रोहित भी दादाजी का साथ पाकर बहुत खुश रहता था। उनकी गोद में आकर उसे अलग सी खुशी मिलती थी। समय पाकर माया अपने ससुर जी के घुटनों के लिए एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई और उनका अच्छा सा इलाज भी करवाया, जिससे उनके घुटने अब ठीक हो रहे थे। अब वह सही ढंग से चलने फिरने लगे थे। माया इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि मनोहर जी को उनके घर में कोई तकलीफ ना हो।
समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे रोहित बड़ा हो रहा था, अपने दादाजी के प्रति उसका प्यार और बढ़ता जा रहा था। लेकिन वहीं उनका खुद का अपना बेटा उनसे पूरी तरह से दूर होता जा रहा था। मनोहर जी का जोर जोर से खांसना, घर के किसी काम में बोलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरज की काम की व्यस्तता और चिंताएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिस कारण एक रात वह शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा। मनोहर जी को यह सब देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं बोले। परंतु अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ शराब पीकर घर आना उसका हर रोज का काम हो गया था। अक्सर शराब के नशे में माया को भी गालियां देने लगा था। अब मनोहर जी को चुप रहना उचित नहीं लगा और एक दिन अपने पास बैठाकर उसे समझाने लगे, देखो बेटा धीरज, यह शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। इससे न जाने कितने घरों को खराब किया है और कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। कल तो तुमने बहू को गालियाँ भी दी हैं। तुम शायद पता नहीं है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन और अधिक खराब ना हो, इससे पहले ही संभल जाओ और नशे से दूर रहो। पिता ने यह बात बड़ी आत्मीयता और प्यार से कहा था, लेकिन धीरज को लगा कि जैसे उसके पिता की बातें और चिंताएं केवल उसे ताना मारने, उसे सताने और जताने के लिए ही हैं। न जाने क्यों अपने पिता के प्यार को वह पूरी तरह से भूल चुका था। अपने पिता द्वारा समझाए जाने पर धीरज एकाएक भड़क उठा और बोला, पिताजी, आप मेरी लाइफ में दखल ना दें तो अच्छा है। मुझे पता है कि कैसे जीना है, क्या खाना पीना है। मुझे ऐसे इंसान की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है जिसने अपने जीवन भर कोई तरक्की नहीं की। मेरी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, आपके रूढ़िवादी ख्यालातों के हिसाब से नहीं। इसीलिए अपनी नसीहत अपने पास रखिए। धीरज की इन बातों को सुनकर मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अभी उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि अब तो उनके पास गांव वाला मकान भी नहीं रहा जहां वे अकेले रह पाते। उनकी बहू माया ने भी उनकी आंखें देखी, जिससे उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। बाद में एकांत में धीरज से बात करने की कोशिश भी की, उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन माया को महसूस हो चुका था कि उसका पति तरक्की के नशे में चूर हो चुका है, जिस वजह से सब कुछ भूल गया है, अपने आगे कुछ नहीं समझता है। एक दिन उसके पास उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि आज रात घर में पार्टी है, परंतु धीरज ने हैरानी से पूछा कि तुम तो घर पर पार्टी देते ही नहीं थे, तुम्हारे पिताजी तो घर में पार्टी देने की इजाज़त नहीं देते थे। तो उसका दोस्त बोला कि मैं अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आया हूँ, क्योंकि वह मुझे आज़ादी से जीने ही नहीं देते थे। अब मैं आज़ाद हूँ उनके जाने के बाद। दोस्त की यह बात उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि वह खुद भी अपने पिता की उपस्थिति असहज महसूस कर रहा था। अब उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह भी अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आएगा, लेकिन माया ने इस बात का विरोध किया। उसने दलील की कि रोहित अपने दादाजी के बिना नहीं रह सकता और आजकल उनकी तबीयत भी सही नहीं है। ये उनके आराम करने के दिन हैं, इसीलिए उनको हमें अपने पास रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन धीरज ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने पिता को गुस्से में वृद्धाश्रम छोड़ आया। उसने पोते को अपने दादाजी और बहू को पिता समान ससुर जी के आश्रय से दूर कर दिया। मनोहर जी को पहुंचा दिया मुंबई के उस वृद्धाश्रम में, जहां वृद्ध लोगों का आसरा था, जिसे इंसान ने ही अपनी उम्मीदों को ठोकर मारने के कारण बनाया था। जिस समय मनोहर जी
वृद्धाश्रम गए तब रोहित 8 साल का था। अपने दादाजी के वृद्धाश्रम चले जाने के बाद रोहित बहुत उदास रहता था। रह रहकर उसे अपने दादाजी के साथ बिताए मीठे पलों की यादें उमड़ कर आ जाती। उसे वह पल याद आ जाता जब उसके दादाजी रोते हुए घर की दहलीज को पार करके चले गए थे, परंतु वह उस समय विरोध करने की स्थिति में नहीं था। उधर मनमोहन जी अपने आप को उन बंद दीवारों में जीने का हौसला तो देते रहते, लेकिन इसी के साथ ही ये सोचते रहते कि जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर बैठे थे जिसका फल उन्हें आज ऐसे भोगना पड़ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। आज रोहित 17 साल का हो गया था और हर साल की तरह माया अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर उसको आश्रम अपने दादाजी से मिलाने ले गई और वहां जाकर मनोहर जी और अन्य बुजुर्गों के साथ उसने रोहित का जन्मदिन मनाया। मनोहर जी और रोहित एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश हुए। वे आपस में मित्रों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे, परंतु हमेशा की तरह अलग होते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने पोते से अलग होते ही मनोहर जी के मन में दूर से असीमित सन्नाटा पसर जाता। फिर से उन्हें अपनी जिंदगी नीरस लगने लगी, परंतु वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने अपना खून से पल्लवित किया था, आज वही वृक्ष बनकर उनसे मुंह मोड़ चुका था। इधर रोहित ने भी महसूस किया कि उसके दादाजी अब बहुत कमजोर हो गए हैं। उसका मन अपने दादाजी की देखभाल न करने की ग्लानि से भर उठा था। एक प्राचीन कहावत है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक दिन रोहित महज 17 साल की उम्र में ही बियर की बोतल चढ़ाए नशे में धुत शाम को पार्टी करके घर लौटा। अचानक धीरज के अंदर का पिता जाग उठा और उसने एक सामान्य भारतीय पिता की तरह बेटे रोहित से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी उम्र है नशा करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई? इस उम्र में नशे में धुत होकर अपने पिता के सामने खड़े हो? गुस्से में धीरज ने सवाल पूछा तो जो जवाब उसे रोहित से मिला उसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। रोहित ने कहा, इट्स माई लाइफ, माई रूल्स। मेरी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीनी है। आपसे ही सीखा है पापा, आप भी तो ऐसे ही जीते हो ना। आपने सुनी दादाजी की कोई भी बात, फिर मैं क्यों सुनूं? फिर क्या था? धीरज ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया रोहित के गाल पर कुछ होने वाला कहाँ था। आज उसकी खुद की गलतियां उसके सामने उसे नीचा दिखा रही थी। अंदर ही अंदर उसे एहसास हो रहा था कि जिस आश्रम में उसके पिताजी मन मारकर रह रहे हैं, वही वृद्धाश्रम अब उसका भी इंतजार कर रहा है। कुछ सालों के बाद वह भी अपने पिता के स्थान पर होगा। उसका अतीत उसके सामने नजर आ रहा था। अपने पिता की जिन चीखों और सिसकियों को उसने अपने नशे में चूर होकर नज़रअंदाज किया, आज उसके अपने बेटे की हरकतें उसे सब याद दिला रही थी। धीरज तिलमिला उठा था। उधर माया ने जब उसे गुस्से में तिलमिलाते हुए देखा तो आकर बोली, यदि आपने बबूल का बीज उगाया है तो आप आम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कर्म आपने किया है वैसा ही फल तो आपको मिलना ही था। बेटे और पत्नी की बातें सुनकर धीरज के सामने अतीत के पन्ने खुलने लगे, जो उसे एहसास करा रहे थे कि उसने अपने जीवन में पैसा तो बहुत कमाया, नहीं कमा सका तो अपने पिता का प्यार। जिस पिता ने उस पर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसी पिता को उसने आज उनके अंतिम चरण में वृद्धाश्रम की चारदीवारी में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। आज ना तो वह अपनी पत्नी का रहा, ना बेटे का और ना ही अपने पिता का। रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे, लेकिन धीरज की आंखों में आज नींद कोसों दूर थी। उसने जो किया था और उसके साथ आज जो हुआ था, उसे सोच सोचकर
उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अगली सुबह जब माया सोकर उठी तो वह धीरज को देखकर हैरान हो गई। वह सुबह ही नहा धोकर तैयार खड़ा देखती है। वह बेटे और माया को भी तैयार होकर साथ चलने को बोलता है, लेकिन यह नहीं बताता कि जाना कहाँ है। 1 घंटे का सफ़र पूरा करके जब गाड़ी रुकी तो माया और रोहित वो दृश्य देखकर हैरान थे। गाड़ी वहीं वृद्धाश्रम में रुकी जहाँ राम मनोहर जी रह रहे थे। माया और रोहित अभी गाड़ी से उतरे भी नहीं थे कि इतने में धीरज तेजी से गाड़ी से उतरकर आश्रम की ओर जाने लगा। सामने देखा कि एक वृद्ध जन लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन में घूम रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि मानो उस बुजुर्ग व्यक्ति का खून कब का सूख चुका हो। चेहरे पर पूरी झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था, हड्डियां मांस से बाहर निकली हुई थी। धीरज जैसे ही उनकी ओर गया ये पूछने के लिए कि राम मनोहर जी कहाँ मिलेंगे। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो धीरज का शरीर कांप उठा। वह सन्न रह गया क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वे खुद उसके पिता थे। वो देखते ही उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती नहीं बल्कि गुनाह हो गया है, लेकिन अपने गुनाहों के प्रायश्चित के लिए एक मौका दे दीजिए। आपने उम्र भर मेरी वजह से दुख सहे हैं। आज मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी दुख नहीं दूंगा, आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दीजिए। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। मनोहर जी ने अपने कांपते हाथों से उठाया, आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लिया। उधर यह मार्मिक दृश्य देखकर रोहित अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा और बोला कि माँ, अगर उस दिन आपने दादाजी को वापस लाने के लिए और पापा को सबक सिखाने के लिए मुझे आइडिया नहीं दिया होता तो आज यह सब मुमकिन नहीं होता। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। दरअसल उस दिन रोहित शराब पीकर नहीं आया था, बल्कि यह सब माया और रोहित का सोचा समझा नाटक था धीरज को सुधारने के लिए, जिसके चलते आज धीरज सही रास्ते पर आ चुका था। माया ने यह सब करके साबित कर दिया कि यदि एक बहू चाहे तो अपने परिवार को अपने प्रेम और विश्वास रूपी धागे से बांध कर रख सकती है। बहू हो तो ऐसी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।